हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज हु यू आर टुमारो बिगिंस विद व्हाट यू डू टुडे। यानी कि आप कल क्या बनने वाले हैं, क्या होंगे, वो आप आज जो भी करेंगे उसके ऊपर निर्भर करेगा, राइट। दैट मीन्स आपके आज के ऊपर निर्भर करता है, आपकी आज की मेहनत के ऊपर, हार्डवर्क के ऊपर, परिश्रम के ऊपर, डेडिकेशन के ऊपर निर्भर करता है कि आपका आने वाला कल कैसा होगा और उसमें आपका क्या मुकाम होगा। ओके तो इस बात को ध्यान रखिए, अगर आप अपना उज्जवल भविष्य देखना चाहते हैं तो आपको आज मेहनत करनी पड़ेगी, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी सीजीएल 2024। ओवर द पास्ट डेकेड यानी कि पिछले एक दशक में देयर हैज बीन अ कंसर्टेड अटेम्प्ट बाय द गवर्नमेंट द्वारा एक संगठित, कंसर्टेड मतलब संगठित, पूरा सुनियोजित कंबाइंड एफर्ट लगाया जा रहा है, प्रयास किया गया है सरकार द्वारा टू ब्रिंग द अनबैंक्ड सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन। अनबैंक्ड सेक्शन मतलब वो लोग जो बैंक वगैरह इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है। तो अनबैंक्ड सेक्शन जो भी हैं समाज के, उस पॉपुलेशन के हिस्से को इनटू द एम्बिट ऑफ फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। एम्बिट मतलब दायरा, तो उसको किसके दायरे में लेकर आ जाए, फॉर्मल मतलब ऑफिशियल जो होता है, फॉर्मल जो पैटर्न है उसके कौन से फॉर्मल में, फाइनेंशियल सिस्टम के फॉर्मल पैटर्न में, उसको फॉर्मल दायरे में उसको लेकर आए, यानी कि इन सबको बैंकिंग के अंदर लेकर आए, ठीक है। जनधन योजना सबको याद होगी, खाते खुल रहे थे जीरो बैलेंस पे लोगों के। द लॉन्च ऑफ प्रधानमंत्री जनधन योजना इन अगस्त 2014 बोल रहे हैं, जब प्रधानमंत्री जनधन योजना स्टार्ट हुई, लॉन्च हुई अगस्त 2014 में, वॉज अ सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स दैट एंड। तो उसके अंत, उस उद्देश्य की तरफ, उस गोल की तरफ ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम था। कौन से गोल की तरफ, कि जो लोग बैंकिंग सिस्टम से नहीं जुड़े हुए हैं उनको बैंकिंग सिस्टम से जोड़ना। एज पर द लेटेस्ट डेटा, अभी जो लेटेस्ट डेटा है उसके अनुसार द स्टैगरिंग 53.1 करोड़ अकाउंट्स हैव बीन ओपन्ड अंडर द स्कीम। स्टैगरिंग मतलब बहुत भारी मात्रा में, चौंका देने वाला नंबर। तो 53.1 करोड़ अकाउंट खोले गए थे इस स्कीम के अंतर्गत, जो कि बड़ा ही चौंकाने वाला आंकड़ा है। The Jan Dhan Yojana has not only helped narrow the gap in access, बोल रहे हैं जो जन धन योजना है उसने ना केवल जो एक्सेस था फॉर्मल बैंकिंग सेक्टर का, यानी कि जो लोग फॉर्मल बैंकिंग, ऑफिशियल बैंकिंग सेक्टर को, सिस्टम को इस्तेमाल करते थे, उसके अंदर जो गैप था उसको कम करने में, नैरो करने में काम आया है, उसमें मदद करी है। दैट एग्जिस्टेड बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरियाज। रूरल एरियाज में जो है ज्यादातर लोगों के पास बैंक खाते नहीं होते थे, ठीक है। और हमने देखा कि पहले हमारी दादी, नानी, मम्मा वगैरह क्या करते थे कि वो घर में पैसा, खुला पैसा जो है पापा की पॉकेट से निकाला हुआ या घर बचत में से निकाला हुआ पैसा, बचाया हुआ पैसा, उसको घर में सेव करके रखते थे। फिर जब नोटबंदी हुई, ये जन धन योजना वगैरह, इन सब के जरिए वो पैसा जो है वो पूरा फ्लो में आया, सिस्टम में आया, ठीक है। तो ये सब काम किया गया। ऑफ ऑल द अकाउंट्स ओपन्ड अंडर द स्कीम, तो जितने भी खाते इस स्कीम के अंतर्गत खोले गए, अराउंड 67% आर इन रूरल सेमी अर्बन एरियाज। उनमें से 67% खाते जो या तो गांव के इलाके में या सेमी अर्बन, यानी कि जो छोटे छोटे शहर कस्बे होते हैं उन इलाकों में थे। बट हैज ऑल्सो हेल्प्ड ब्रिज द जेंडर गैप। पर इसने केवल यही काम नहीं किया कि उसने जो एक फॉर्मल बैंकिंग सेक्टर और लोगों के बीच का जो गैप था उसको कम किया, बल्कि उसने साथ ही साथ जो जेंडर गैप था उसको भी कम किया। उसको कैसे कम किया, पहले ज्यादातर पुरुषों के ही खाते हुआ करते थे, या फिर जो वर्किंग वुमेन होगी कोई उसका खाता होगा, हमारी मम्मी, दादी, नानी, इनके खाते नहीं हुआ करते थे, राइट। फिर उसके बाद में अब ये जो जनधन योजना आई, इसके तहत लड़कियों के, औरतों के, महिलाओं के खाते भी खोले गए, जिससे कि जो जेंडर गैप था उसको कम करने में सहायता मिली। Roughly 56% of the new account holders are women। तो अब जितने भी जनधन के अंतर्गत खाते खुले हैं उसमें अंदाजतन 56% खाते जो हैं वो महिलाओं के हैं। The benefits that have accrued from this scheme extend beyond the bank account।
तो जो भी बेनिफिट इससे प्राप्त होता है, इस स्कीम के अंतर्गत प्राप्त होता है, वो एक्सटेंड बियॉन्ड, वो सिर्फ बैंक खातों तक सीमित नहीं है। ये नहीं है कि सिर्फ आपका बैंक खाता खुल गया बस हो गया। हमें पता है कि हमारी गैस की सब्सिडी भी हमारे खातों में, उन्हीं जनधन खातों में आ रही थी। उसके अलावा जो नरेगा का काम करते थे, मनरेगा के काम करते हैं लोग, उनके जो पैसे हैं वो भी उसी खाते में आते हैं, राइट। तो ये केवल ये कहना कि केवल वो इस खाते खोलने तक सीमित है, ये सही नहीं होगा। इससे आगे भी इसके काफी फायदे हैं। द एक्सेलरेशन इन द पेस ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन, तो एक्सेलरेशन मतलब गति, तेजी, जो तेजी है पेस में मतलब गति, दर में, जो स्पीड आई है एक दर में, किसकी दर में, फाइनेंशियल इंक्लूजन की दर में, यानी कि जितनी तेजी से लोगों को फाइनेंशियल इंक्लूड किया जा रहा है, फाइनेंशियली उनको सबको बैंकिंग सिस्टम के अंतर्गत लाया जा रहा है, उसमें जितनी तेजी आई है, कपल्ड विद द आधार प्लेटफॉर्म, जो कि कपल किया गया यानी कि मिश्रित किया गया किसके साथ में, आधार प्लेटफॉर्म के साथ में। द ड्रामेटिक एक्सपेंशन इन द यूज ऑफ मोबाइल फोन्स, और जितनी तेजी से, नाटकीय रूप से, जो ढंग से विस्तार हुआ है, एक्सपेंशन हुआ है, विस्तार हुआ है मोबाइल फोन यूजर्स का, खासतौर पे जियो आने के बाद में। द reduction in telecom tariffs that have allowed millions to avail data services more cheaply, और किस वजह से जो कमी आई है, रिडक्शन आया है टेलीकॉम टैरिफ्स में, यानी कि फोन टेलीकॉम की कीमतों में जो कमी आई है, जिसकी वजह से मोबाइल फोन यूजर्स जो हैं वो मिलियंस में हो गए, वो फ्री मतलब कम सस्ते दरों पे डेटा सर्विसेज का इस्तेमाल कर पा रहे हैं। हैड फार रीचिंग मतलब बहुत दूर तक जाने वाले, दूरगामी सोशियो इकोनॉमिक मतलब सामाजिक और आर्थिक, एंड वेलफेयर इम्प्लीकेशंस, और वेलफेयर मतलब लोगों की भलाई के इसमें इम्प्लीकेशंस थे, कॉन्सिक्वेंस थे, परिणाम थे, ठीक है, प्रभाव देखे गए। किन सब चीजों की वजह से, जनधन खातों की वजह से फाइनेंशियल इंक्लूजन हो गया, उसके साथ में इनको आधार कार्ड से लिंक करा दिया गया, उसके बाद में फोन का इस्तेमाल लोगों का बढ़ गया, टेलीकॉम टैरिफ्स जो है वो सस्ते हो गए। इस वजह से मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल अब क्या कर रहे हैं, सामाजिक आर्थिक रूप से आगे बढ़ रहे हैं, विकसित हो रहे हैं, और वेलफेयर स्कीम्स जो हैं वो अच्छे से सुचारू ढंग से इम्प्लीमेंट हो पा रही हैं। आज की डेट में बच्चे को पता है, गांव कस्बों में सब बच्चों को पता है कि अगर हमारे साथ कुछ एक्सप्लॉयटेशन होता है तो हम इस तरीके से कंप्लेन कर सकते हैं। तो अब जो हमारे पंचायत प्रधान वगैरह होते हैं, सरपंच वगैरह होते हैं, उनको थोड़ा सा डर है कि किसी ने वीडियो बना के कंप्लेन कर दी तो, राइट, तो थोड़ा सा मन में है। पहले इतना डर नहीं था, तो पहले खुलेआम वो लोगों को टॉर्चर करना, मेंटली हरास करना, ये काम कई लोग करते थे, सिर्फ प्रधान और सरपंच वगैरह नहीं, पर कई लोग जो ऊंचे तबके के लोग थे या अमीर लोग थे वो करते थे। अब ये चीजें थोड़ी सी रिड्यूस होने के दिख रहे हैं आसार। द जैम ट्रिनिटी मतलब तिकड़ी, जैम मतलब जनधन, आधार एंड मोबाइल, ये जो तिकड़ी है, इसने क्या किया, अलाउ करा गवर्नमेंट को टू शिफ्ट टू अ मोर एफिशिएंट सिस्टम, की वो और ज्यादा प्रभावशाली सिस्टम की तरफ मूव करे, शिफ्ट करे, फॉर ट्रांसफरिंग बेनिफिट्स, जिससे कि जो भी बेनिफिट्स हैं उनको डायरेक्टली बेनिफिशरीज तक पहुंचाया जाए। बीच में जो मध्यस्थ होते थे, मीडिएटर्स होते थे या फिर ठेकेदार वगैरह होते थे, उनके पास से पैसा होके ना जाए, क्योंकि देखो वाया होके जाएगा, सरकार है यहाँ पे, टॉप लेवल पे सरकार है, ठीक है, ए उसके अंडर में है, बी उसके अंडर में है, सी उसके अंडर में है, जेड जाके हमारा मेन एम्प्लॉय है, तो ये सब थोड़ा थोड़ा हिस्सा अपना प्रतिशत, कुछ प्रतिशत रखते जाएंगे, राइट, और जेड तक पहुंचेगा बिल्कुल 0 पॉइंट कुछ परसेंट, बाकी सबने खा लिया, राइट। तो वो चीज खत्म करने के लिए भी ये चीज बहुत बेनिफिशियल साबित हुई कि डायरेक्ट जो बेनिफिट्स हैं वो बेनिफिशरीज के पास पहुंच रहे हैं, उनके खातों में जा रहे हैं, राइट। इट हैज हेल्प्ड इंश्योर मोर एक्यूरेट टारगेटिंग, इससे क्या हुआ है, और ज्यादा एक्यूरेट मतलब एकदम सटीक टारगेट किया जा रहा है कि किन लोगों को परिवर्तन की, बदलाव की, सुधार की जरूरत है, हम उन्हीं तक पैसा पहुंचाएं, उन्हीं तक हमारे फंड्स जाएं, while at the same time, और उसी समय में हेल्पिंग रिड्यूस लीकेजेस फ्रॉम द सिस्टम, उसी समय में साथ ही क्या करता है, जो भी लीकेज था, ये जो परसेंटेज रखते गए ना ये लोग, ये जो लीकेज था, परसेंटेज का लीकेज हो रहा था इस सिस्टम से, उसको भी कम करने में मदद मिली। DBT is now being used in hundreds of schemes across various government departments. DBT मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर,
तो ये क्या है, अब कई हजारों से कई सौ हजारों स्कीम्स में इस्तेमाल किया जा रहा है अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में, मिनिस्ट्रीज में। एज पर गवर्नमेंट के अनुसार, गवर्नमेंट डेटा के अनुसार टोटल क्यूमुलेटिव ट्रांसफर्स अमाउंट टू 38.5 लाख करोड़। क्यूमुलेटिव मतलब पूरे कलेक्टिव, पूरा जो टोटल नंबर था जितना ट्रांसफर किया गया है अमाउंट इन डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स के तहत, ये 38.5 लाख करोड़ का अमाउंट हमने ट्रांसफर किया है। दिस आर्किटेक्चर हैज ऑल्सो बीन यूज्ड बाय द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड सपोर्ट टू सिटीजन्स ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ डिस्ट्रेस। तो यही ढांचा, यही सिस्टम जो है, यही संरचना जो है सरकार द्वारा उस समय भी उन लोगों को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए की गई, इस्तेमाल की गई जब डिस्ट्रेस मतलब संकट की घड़ी थी। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के तौर पे ड्यूरिंग द इनिशियल डेज ऑफ द पेंडेमिक, जब शुरुआती दिन थे पेंडेमिक के, द गवर्नमेंट हैड ट्रांसफर्ड ₹500 to 20 करोड़ वुमेन जनधन अकाउंट होल्डर्स। तो उस समय में 500 रुपए महिलाओं को, 20 करोड़ महिलाएं जो जनधन कार्ड होल्डर हैं, जनधन अकाउंट होल्डर हैं, उन 20 करोड़ महिलाओं को 500 रुपए प्रति महिला ट्रांसफर किए गए। ठीक है। The JAM framework also forms an integral part of the Unified Payments Interface। तो ये जो JAM का ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस का इंटीग्रल मतलब अभिन्न, जिसको आप अलग नहीं कर सकते, ऐसा पार्ट है। विच हैज ट्रांसफॉर्म द पेमेंट सिस्टम्स इन द कंट्री, जिसने क्या किया है, हमारे देश में पेमेंट सिस्टम्स को पूरी तरीके से बदल दिया है। लीडिंग टू सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक गेन्स, जिसकी वजह से काफी मात्रा में, सिग्निफिकेंट मतलब पर्याप्त मात्रा में हमें इकोनॉमिक गेन्स हुए हैं, फायदा हुआ है। इन जुलाई 14.4 बिलियन ट्रांजेक्शन्स वर प्रोसेस्ड थ्रू दिस प्लेटफॉर्म। जुलाई महीने में 14.4 बिलियन ट्रांजेक्शन्स जो है वो इस प्लेटफॉर्म के जरिए की गई। प्रोसेस करना मतलब की जाना। ठीक है। एज पर डेटा फ्रॉम NPCI, जो कि NPCI का डेटा बताता है, A significant share of these UPI transactions are of lower ticket size। तो एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है इस पूरे ट्रांसफर का, UPI ट्रांजेक्शन्स का, ये छोटे छोटे साइजेस का है, यानी कि इसकी अमाउंट बहुत कम है। अभी आपने कहीं 50 रुपए की चीज करी तो भी आप UPI करते हैं, राइट। अंकल को बोलते हैं, अंकल कैश नहीं है मेरे पास, मैं क्या करूंगा, गूगल पे करूंगा या फोन पे करूंगा या कुछ भी, कोई भी पेमेंट ऑप्शन लूंगा, लेकिन मैं वैसे करूंगा, राइट। ये छोटे छोटे ट्रांजेक्शन्स के हैं। अब बोल रहे हैं 85% ऑफ पीयर टू मर्चेंट। पीयर टू मर्चेंट मतलब व्यक्ति से किसी व्यापारी तक। आप एक व्यक्ति हैं, आपने किसी दुकान से सामान लिया तो वो हो गया मर्चेंट, आप हो गए पीयर। तो 85% जो पीयर टू मर्चेंट ट्रांजेक्शन है एंड 56% ऑफ पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन। मैंने अपने भाई को पैसे भेजे, तो वो कोई दुकानदार नहीं है, वो कोई मर्चेंट नहीं है, पर मैं जानती हूँ उसको, मैं पर्सन टू पर्सन ट्रांजेक्शन जो हुआ उसके बारे में बात कर रहे हैं। आर ऑफ लेस देन 500 रुपीज, यानी कि 500 रुपए की कम के ट्रांजेक्शन्स किए गए हैं। विच इंडिकेट्स दैट द चेंजेस इन द कंट्रीज पेमेंट सिस्टम्स हैव ईज्ड द एबिलिटी ऑफ हाउस होल्ड, जो कि दर्शाता है कि जो भी बदलाव कंट्री के पेमेंट सिस्टम में हुए हैं, इन्होंने क्या किया है, पूरे हाउस होल्ड की क्षमता को सुगम बनाया है, इजी कर दिया है, हमारे हाउस होल्ड एक्सेस को इजी कर दिया है। अब पहले क्या है, महिलाओं के पास में पैसे वही होते जो पतिदेव ने उनको हाथ में पकड़ाए हैं, फिर हर बारी उनको पतिदेव से मांगने पड़ते थे कि यार पैसे दे दो, बाजार जाना है। अब क्या है, कई पतिदेव करते हैं ऐसे कि स्टार्टिंग में सैलरी जब आई, क्रेडिट हुई, उस टाइम पे उनको दे दिया कि भाई ये तुम्हारा महीने का खर्च है, तुम्हारे अकाउंट में डाल दिया, पेमेंट करनी होगी ऑनलाइन कर देना, राइट। तो ये अब बड़ा सुगम तरीका हो गया है। कोई लूट के ले जाएगा पैसा, कोई चोरी करके ले जाएगा, इन चीजों का डर थोड़ा कम हो गया है, राइट। कैश कैरी करना पहले थोड़ा रिस्की होने लग गया था, तो अब वो चीजों का डर रह ही नहीं गया, क्योंकि फोन में है सारा एक्सेस। ठीक है, फोन कोई ले भी जाएगा तो आपके पिन कोड वगैरह के बिना तो वो उसको इस्तेमाल कर नहीं सकता, राइट। हालांकि जब तक कोई बहुत बड़ा हैकर ना हो। इवन लो इनकम वंस टू एंगेज इन फॉर्मल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स इन देयर डेली वेजेस। और इसमें जो लो इनकम वाले घर भी हैं, घर परिवार भी हैं, जो कि डेली के फॉर्मल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स करते हैं अपनी डेली लाइफ में। ठीक है, यानी कि रोज का आटा दाल चावल जो लेकर आते हैं, छोटे छोटे घर हैं, गरीब परिवार हैं, जो पैसा मिला तो फिर आटा दाल चावल ले आएंगे, नहीं तो उधार पे चलेगा, वो लोग भी इनका इस्तेमाल करते हैं, UPI वगैरह का इस्तेमाल करते हैं।
the challenge for the banking system has been to manage the costs associated with the opening and servicing of these accounts. तो बोल रहे हैं जो भी बैंकिंग सिस्टम के साथ में चैलेंजेस लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, उनको मैनेज करने के लिए जो कॉस्ट लगती है विद ओपनिंग एंड सर्विसिंग ऑफ दीज अकाउंट्स, यानी कि सबसे बड़ा चैलेंज क्या है इस वक्त का कि इस बैंकिंग सिस्टम में अकाउंट्स को ओपन करने में, उनकी सर्विसिंग में, आपको पता है आप ट्रांजैक्शंस जो करते हो उसके ऊपर कुछ सेस लगता है, उसके बाद में आप कितने एटीएम से दूसरे एटीएम से जाके पैसे निकाल सकते हो उसके ऊपर लिमिटेशन है, आप जो मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग इस्तेमाल करते हो उसका चार्ज लगता है, ईयरली चार्ज लगता है। तो ये जो ओपनिंग और सर्विसिंग का चार्ज है, इससे जुड़ा हुआ चैलेंज अब बैंक्स को फेस करना पड़ रहा है। देयर इज ऑल्सो अ नीड टू फोकस ऑन फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दैट आर टेलर्ड to the needs of households at the lower end of the income distribution। बोल रहे हैं एक और चीज की बहुत ज्यादा जरूरत है, किस चीज की, कि हमें ध्यान देना पड़ेगा उन फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के ऊपर जो कि टेलर किए गए यानी कि कस्टमाइज किए गए उन घरों की इस्तेमाल, उन घरों की जरूरतों को देखते हुए जो कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के निचले तबके में आते हैं, यानी कि सबसे कम इनकम बेस्ड जो घर हैं उनको देखते हुए हमें अपने फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को टेलर करना पड़ेगा, उनके ऊपर फोकस करने की जरूरत है। कीपिंग इन माइंड देयर इरेगुलर एंड अनसर्टेन इनकम स्ट्रीम्स, और ये ध्यान में रखते हुए कि इन घरों की इनकम जो है वो रेगुलर नहीं होती, यानी कि साल के 12 महीने इनको इनकम नहीं आती। जैसे कि जो मनरेगा की योजना है उसमें आपको 100 दिन का काम आप कर सकते हो, 100 डेज का काम कर सकते हो, ठीक है। अब एक ईयर में 365 डेज और लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, यानी कि बाकी 265 डेज इनके पास हो सकता है काम हो, कोई अदर वर्क हो सकता है काम नहीं हो। तो हमें इनके लिए जो फाइनेंशियल सिस्टम है, प्रोडक्ट्स हैं, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स का मतलब क्या होता है, जैसे आरडी एफडी हो गई, कोई स्कीम हो गई, सरकार की सेविंग स्कीम होगी, तो ऐसी स्कीम्स लगानी पड़ेंगी जो इनको इन 100 दिन के अंदर जो ये सेविंग कर सकें उसमें कर सकें, ठीक है। जरूरी नहीं है कि साल के पूरे 12 महीने के लिए ही सेविंग कर पाए, राइट, क्योंकि इनको काम ही जब 6 महीने का, 3 महीने का मिलेगा तो वो उतने में ही सेविंग कर पाएंगे। तो इस तरीके के हमें स्ट्रक्चर्स बनाने पड़ेंगे। एंड लैक ऑफ कोलैटरल, लैक ऑफ कोलैटरल मतलब जहां पे इनके पास गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं होता, कोलैटरल मतलब गिरवी रखने के लिए, ठीक है, तो कुछ नहीं होता, उन लोगों की हमें जरूरतों को समझना चाहिए, उनके अकॉर्डिंग हमें फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स बनाने चाहिए। इन दिस रिगार्ड, इससे जुड़ा हुआ, इससे संबंधित द न्यू आर्किटेक्चर, जो नया आर्किटेक्चर है, संरचना है, यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस, क्या है, यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस कुड प्ले अ रोल इन सर्विसिंग द सेगमेंट्स दैट आर स्टिल लेफ्ट आउट। तो ये उन हिस्सों को, समाज के उन तबकों को सर्विस प्रोवाइड कराने में हेल्प कर सकता है जो अभी भी पीछे छूट गए हैं, अभी भी पीछे रह गए हैं, बैंकिंग सिस्टम में पूरी तरीके से जुड़ नहीं पाए हैं। उन लोगों को सर्विस प्रोवाइड करने में यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस जो है काम आ सकता है। तो ये था पैसेज, आई होप आपको समझ में आया होगा। बेसिकली हुआ क्या है, जो हमने जनधन खाते वगैरह खुलवाए थे उनकी तारीफ की गई है, उनके जरिए कितना कितना ट्रांजैक्शन हुआ, कितना हमें बेनिफिट हुआ, इन सब चीजों को हमने देखा, समझा। फिर उसके बाद में अब जो सारी पॉजिटिव बात करके एंड में हमने समझा कि अभी सबसे बड़ा चैलेंज क्या है बैंकिंग सिस्टम के साथ में, बैंकर्स जो फेस कर रहे हैं, बैंकिंग सिस्टम जो फेस कर रहा है, सबसे बड़ा चैलेंज, उसके बारे में बताया गया। फिर कैसे उसको हम ओवरकम कर सकते हैं ये हमने देखा कि उसके लिए हमें उन घरों के जरूरतों को सोचते हुए जिनकी रेगुलर इनकम नहीं होती, इरेगुलरिटी होती है जिनकी इनकम में, उनको सोचते हुए हमें क्या करना चाहिए, कुछ प्लान्स बनाने पड़ेंगे, कुछ योजनाएं बनानी पड़ेंगी। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली फिल्स द ब्लैंक्स इन दिस गिवन सेंटेंस बिलो। ठीक है, तो यानी कि एक सेंटेंस दिया हुआ है पूरे पैसेज में से, उसमें हमें बताना है कि यहाँ पे ब्लैंक में क्या आएगा, राइट। The Jan Dhan Yojana has not only helped narrow the gap in access to the formal banking system between rural and urban areas, but has also helped bridge the, तो बोला ना कि फाइनेंशियली बस उनको गैप जो था वो कम नहीं किया, पर जेंडर गैप जो था उसको भी कम किया, क्योंकि पहले महिलाओं के खाते इतने नहीं खुलते थे, राइट। जैसा हमने पीछे पढ़ा है, यहाँ पे जेंडर गैप की बात की जा रही थी कि जेंडर गैप भी कम हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रिज दी जेंडर गैप, ठीक है। सो ऑप्शन
ए है इकोनॉमिक गैप की बात नहीं की गई, डिजिटल गैप की बात नहीं की गई, एजुकेशनल गैप की बात नहीं की गई, जेंडर गैप की बात की गई। ऑप्शन डी इज करेक्ट। Which of the following statements is not supported by the passage, यानी कि पैसेज के अनुसार कौन सी स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है, राइट, या ट्रू नहीं है। फर्स्ट है द प्रधानमंत्री जन धन योजना वॉज लॉन्च इन अगस्त 2014, करेक्ट है ये, इसमें कोई एरर नहीं है, 2014 में रिलीज हुई थी अगस्त में, ठीक है। 67% of the accounts opened under the Jan Dhan Yojana are in rural and semi-urban areas, ये भी करेक्ट है। The JAM Trinity has reduced the efficiency of direct benefit transfer, बल्कि इसने इम्प्रूव किया है, डीबीटी को इम्प्रूव करा है। सो ऑप्शन सी जो है, सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। What can be inferred from the passage about the socio-economic impact of Jan Dhan Yojana? जन धन योजना का सामाजिक और आर्थिक जो प्रभाव है वो कैसा रहा? तो अच्छा रहा, उससे सुविधाजनक बन गया, एफिशिएंट बन गया, इफेक्टिव बन गया, वेलफेयर स्कीम्स वगैरह। The scheme has predominantly benefited urban male account holders, incorrect है। The scheme has facilitated more effective government welfare distribution, बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। Which of the following statements can be inferred from the passage regarding the impact of UPI transactions on low income households? बोल रहे हैं इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो कि यूपीआई ट्रांजेक्शन्स अगर होंगे लो इनकम हाउस होल्ड्स के बारे में बिल्कुल करेक्ट है। तो वो भी बड़ी है, हमने ये देखा कि लो इनकम हाउस होल्ड्स भी यूपीआई ट्रांजेक्शन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। यूपीआई ट्रांजेक्शन्स हैव मेड इट डिफिकल्ट फॉर लो इनकम हाउस होल्ड्स टू पार्टिसिपेट इन फॉर्मल फाइनेंशियल सेक्टर्स। ट्रांजेक्शन इनकरेक्ट है, बल्कि उनका ट्रांजेक्शन भी बड़ा है, क्योंकि अधिकतम जो ट्रांजेक्शन हुई है वो 500 रुपए से कम की हुई है, राइट। A significant portion of UPI transaction by low income households is of high value, ये भी incorrect है। UPI transactions have facilitated formal financial participation for low income households through lower ticket size transaction, बिल्कुल correct है। UPI transaction की वजह से कम वैल्यू की ट्रांजेक्शन करके जो लो इनकम हाउस होल्ड हैं वो भी फॉर्मल फाइनेंशियल सेक्टर का हिस्सा बन गए हैं, ऑप्शन सी इज करेक्ट। What challenge does the banking system face concerning the Jan Dhan Yojana as per the passage? पैसेज के अनुसार जन धन योजना को कौन से बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग चैलेंज को फेस करना पड़ेगा जन धन योजना से जुड़े हुए? तो नए अकाउंट्स खोलना, उनको सर्विस प्रोवाइड करना, इससे जुड़ी हुई जो कॉस्ट है वो बैंकिंग सिस्टम के लिए एक चैलेंज है। मैनेजिंग द कॉस्ट एसोसिएटेड विद ओपनिंग एंड सर्विसिंग अकाउंट्स फॉर लो इनकम हाउस होल्ड, बिल्कुल करेक्ट है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, क्योंकि जो लो इनकम हाउस होल्ड हैं उनकी जो सैलरीज होती हैं वो रेगुलर नहीं होती, उनकी जो इनकम होती है वो इरेगुलर होती है, और ऐसा भी नहीं कि कंटिन्यूअस होएगी, राइट, कि हर महीने में उनके पास इनकम आएगी आएगी। तो इसलिए उनके लिए बैंकिंग सिस्टम चलाना, उनके लिए नई स्कीम्स लाना, उनके लिए उनके खाते खोल पाना, उनको बनाए रख पाना, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। फॉर मैन टू चेंज रेडिकली मतलब पूरे तरीके से, किसी व्यक्ति को पूरे तरीके से बदलने के लिए फंडामेंटली बेसिकली देयर मस्ट बी अ डैश इन द वेरी ब्रेन सेल्स ऑफ हिज माइंड, उसके दिमाग के ही सेल्स के अंदर कुछ चेंज होना चाहिए। अब यूजुअली जब सेल्स के अंदर परिवर्तन आता है तो उसको हम बोलते हैं म्यूटेशन, ठीक है। तो दिमाग के सेल्स के अंदर क्या होना चाहिए? कुछ विस्तार होना चाहिए, कुछ परिवर्तन होना चाहिए। एंड that has been going on, और ये चल भी रहा है। People have said you must change, people लोग कहते हैं अक्सर कि तुम्हें बदलना पड़ेगा, you must act, तुम्हें कुछ करना पड़ेगा, you must change your mind, तुम्हें अपने दिमाग को बदलना पड़ेगा, your heart, you must be something totally different, तुम्हें बिल्कुल ही कुछ अलग करना पड़ेगा, अलग बनना पड़ेगा। This has been dashed for thousands of years by men, बोल रहे ये कई हजार सालों से किया जा रहा है कई व्यक्तियों द्वारा। हु डैश सीरियस वेरी अर्नेस्ट हु आर, क्योंकि बहुत सारे मेन बोल रहे हैं, तो मेन क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है, जो कि क्या करते हैं, जो कि हु आर सीरियस वेरी अर्नेस्ट, बहुत गंभीर है, सीरियस है, सिंसियर है, अर्नेस्ट है मतलब बहुत ज्यादा सिंसियर है, ऑनेस्ट है, तत्पर है। एज वेल एज बाय शार्लेटन्स कौन होते हैं? शार्लेटन्स वो लोग होते हैं जो
कुछ होने का ढोंग कर रहे होते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा ज्ञानी होने का, बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होने का किसी चीज में ढोंग कर रहे होते हैं। अब अगर किसी को ढोंग करना है तो उसको भी कुछ चीजों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तभी वो ढोंग कर पाएगा। हु वर आउट टू एक्सप्लॉइट पीपल, जो कि लोगों को एक्सप्लॉइट करने के लिए बहुत ज्यादा ज्ञानी होने की साधना ढोंग कर रहे थे। जैसे कि कई सारे बाबा ऋषि मुनि बन जाते हैं, राइट, फिर वो कई सेक्सुअल हरासमेंट केसेस में पकड़े जाते हैं, बट वहां तक पहुंचने के लिए, उनको उस बाबा तक पहुंचने के लिए उनको थोड़ी बहुत तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना, उनको तो थोड़ा बहुत ज्ञान होना पड़ेगा, लोगों के सामने ऐसे पोर्ट्रे करना पड़ेगा कि हम तो बड़े आराम से बात करते हैं, हम तो जनता का कल्याण चाहते हैं, समाज का कल्याण चाहते हैं। बाबा जी ने तो अपना सारा जीवन त्याग दिया इसके पीछे, अपने पति पत्नी जो भी हैं उनको छोड़ दिया, अपने परिवार को छोड़ दिया, फिर अंदर ही अंदर वो क्या कर रहे होते हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे होते हैं लोगों को। तो ऐसे लोगों को, ढोंगी लोगों को भी अपने आप को बदलना पड़ता है। And we have reached a point when we have no time at all, और हम एक ऐसे समय पर पहुंच गए हैं जहां हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है। हम ऐसी जगह पे, ऐसे मकाम पे पहुंच गए, हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है। तो हम अपने आप को बदलेंगे कैसे जब हमारे पास समय ही नहीं है? प्लीज अंडरस्टैंड दिस, एक बात को ध्यान से समझो। वी हैवंट टाइम टू मेक दिस चेंज ग्रेजुअली, हमारे पास धीरे धीरे करने के लिए, धीरे धीरे इस बदलाव को लाने के लिए हमारे पास समय नहीं है। डैश थ्रू आउट द वर्ल्ड हैव रियलाइज दिस, लेकिन दुनिया भर ने ये रियलाइज कर लिया है दैट मैन इज ऑन द एज ऑफ अ डैश, तो एक किसी चीज के एज पे, एकदम कोने पर खड़ा है। तो क्लिफ, एज ऑफ अ क्लिफ हो सकता है, एज ऑफ अ माउंटेन हो सकता है, किसी चीज के मुखौने पे, एकदम कोने पे खड़ा हुआ है इंसान इस वक्त। दैट ही इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय हिमसेल्फ, और यहां से वो खुद को डिस्ट्रॉय करने वाला है। No religions, no gods, no saviors, no masters are going to prevent it. और तब हमें ना कोई धर्म, ना कोई भगवान, ना कोई महान इंसान, कोई भी हमें बचा नहीं पाएगा। हम इतने खतरनाक मुकाम पे पहुंच चुके हैं। इंटेलेक्चुअल्स से, जो ज्ञानी लोग हैं, वो ये कहते हैं वी मस्ट इन्वेंट अ न्यू गोल्डन ड्रग, हमें एक नया, एक गोल्डन ड्रग बनाना पड़ेगा। That will bring about a complete chemical change, जो पूरी तरीके से हमारे दिमाग को बदल के रखते हैं। And scientists are probably going to find such a drug, और जाहिर है अगर हम प्रयास करेंगे तो उम्मीद है कि साइंटिस्ट शायद ऐसा ड्रग पा लें, जल्द ही इजाद कर लें। For man to change radically, fundamentally there must be a dash in a very brain cells of his mind. Remnant, remnant का मतलब होता है अवशेष, तो अवशेष नहीं होना चाहिए उसकी ब्रेन की सेल्स में, कुछ चेंज होना चाहिए। Delusion, delusion मतलब भ्रम, भ्रम नहीं होना चाहिए। Enunciation, enunciation मतलब उच्चारण। Mutation, mutation मतलब परिवर्तन, तो उसकी ब्रेन सेल्स में कुछ परिवर्तन होना चाहिए। ऑप्शन डी इज करेक्ट। This has been dashed for thousands of years by men who, ये पढ़ाया जाता है, preached, preached मतलब सिखाया जाना, उपदेशित किया जाना, प्रसारित किया जाना। enriched, enriched मतलब किसी चीज से समृद्ध होना। detached, detached मतलब किसी से अलग हो जाना, विमुख हो जाना। और promoted, promoted मतलब प्रचार प्रसार करना। तो ये preach किया जाता है, सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है कि आपको खुद को बदलना पड़ेगा। ये सदियों से, युगों से हम एक दूसरे को सिखाते आ रहे हैं, हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाया होगा, हम अपने बच्चों को सिखाएंगे, राइट। This has been preached for thousands of years by men who dash was serious, were serious, is serious, are serious। अब is और was तो आएगा नहीं, क्योंकि men जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट है। अब बचा क्या, were और are, were और are। तो आर इसलिए नहीं होगा क्योंकि स्टेटमेंट जो है प्रेजेंट टेंस में नहीं है, हैज बीन बता रहा है, पास्ट की बात है, ठीक है। तो पास्ट में चल रही है घटना, तो क्या आएगा, हु वर सीरियस। ऑप्शन बी इज करेक्ट, जो कि सीरियस थे, अर्नेस्ट थे, किस बारे में, कि भाई हमें बदलाव लाना है, परिवर्तन लाना, उस बारे में बड़े सिंसियर थे, सीरियस थे। डैश थ्रू आउट द वर्ल्ड हैव रियलाइज्ड, तो किन्होंने रियलाइज करा, फर्स्ट है इंटेलेक्चुअल्स। इंटेलेक्चुअल्स मतलब जो ज्ञानी लोग हैं, विचार सक्षम लोग हैं, तर्कों को समझने वाले, मार्गदर्शन करने वाले लोग हैं, उन्होंने दुनिया भर में ये मान लिया है, रियलाइज कर लिया है। सो इंटेलेक्चुअल्स। प्रमोशन, प्रमोशन मतलब प्रचार। सेक्लूजन, सेक्लूजन मतलब अलग थलग पड़ जाना, सेक्लूड कर देना, कि एकांत कर देना। और वायलेशन मतलब उल्लंघन, तो ना वायलेशन ने ये एहसास किया है, ना सेक्लूजन ने एहसास किया, ना प्रमोशन ने एहसास किया। इंटेलेक्चुअल्स ने एहसास किया है इस बात का कि द मैन इज ऑन द एज ऑफ अ डैश।
फर्स्ट है प्रेसिपाइस। प्रेसिपाइस का मतलब होता है एक खतरनाक पहाड़ी का किनारा, पत्थर का किनारा, यानी कि किनारे पे खड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे एज भी बात की जा रही है, तो यानी कि पहाड़ी के किनारे पे, पत्थर के किनारे पे खतरनाक स्थिति में है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। प्रोस्पेरिटी। प्रोस्पेरिटी का मतलब होता है प्रसिद्धि, समृद्धि। प्रिकैरियस। प्रिकैरियस का मतलब होता है जोखिम भरा। प्रोफेसी। प्रोफेसी मतलब होता है कुछ भविष्यवाणी। तो यहाँ पे ऑप्शन ए प्रेसिपाइस इज करेक्ट। Its report is expected to address various concerns. इसकी जो रिपोर्ट है उससे उम्मीद की जा रही है कि अलग अलग कई सारे चिंताओं को एड्रेस करेगी, दूर करेगी। अब इट्स जो है वो हमें बताता है कि ए हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकता। ऑप्शन डी एलिमिनेट हो गया। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इट्स तभी आएगा जब हम किसी चीज का जिक्र पहले करेंगे, उसी के लिए बोलेंगे ना कि इस रिपोर्ट के जरिए हम करना चाहते हैं, राइट। तो ए हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकता। क्या क्या कंसर्न्स हैं, जिसमें कि इंक्लूडिंग कल्चरल सेंसिटिविटीज, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स एंड द पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑन विमेन्स राइट्स एंड पर्सनल फ्रीडम्स। तो किस किस चीज के ऊपर? कल्चरल सेंसिटिविटीज, कल्चर, अलग अलग कल्चर्स की अलग अलग कुछ चीजें होती हैं, जो बातें होती हैं जो बड़ी सेंसिटिव वे में डील करनी पड़ती हैं, उनके बारे में बात की जाएगी। सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स, सामाजिक आर्थिक फैक्टर्स के बारे में बात की जाएगी। महिलाओं के अधिकारों के ऊपर, उनके पर्सनल फ्रीडम के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके बारे में इसमें बात की जाएगी। उन चिंताओं को एड्रेस किया है। द HP डिसीजन टू एक्ट इंडिपेंडेंटली इज बोथ प्रोग्रेसिव एंड प्रेसिपिटियस। बोल रहे हैं तो HP का ये जो फैसला है कि वो इंडिपेंडेंटली इसके ऊपर काम करेगी, यानी कि वो केंद्र से नहीं मदद लेंगे, वो खुद से इसके ऊपर काम करेंगे, काफी प्रोग्रेसिव है। प्रोग्रेसिव है मतलब विकासशील है, विकसित दिशा में जा रहा है, विकासशील तर्क है, ये विकासशील कदम है। और साथ ही साथ प्रेसिपिटियस है। प्रेसिपिटियस मतलब कि बहुत ही खतरनाक है, रिस्की है। ठीक है। Himachal Pradesh move to raise the legal age of marriage for girls from 18 to 21 years through the prohibition of child marriage हिमाचल प्रदेश अमेंडमेंट बिल 2024 has sparked a debate। हिमाचल प्रदेश ने एक कदम उठाया है कि वो लीगल एज जो है मैरिज की, लड़कियों की, वो 18 साल से बढ़ाकर 21 साल कर देंगे, एक कानून लाकर जिसमें है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज हिमाचल प्रदेश अमेंडमेंट बिल 2024। इसने एक डिबेट स्पार्क कर दिया है। स्पार्क कर दिया मतलब उत्पन्न कर दिया है, जनरेट कर दिया, एक हवा दे दी है, चिंगारी देती है। particularly given the ongoing national discussion on the issue। खास तौर पे तब जब देश भर में इसके ऊपर चर्चा चल रही है, अभी देश के मतलब उच्चतम स्तर पर इसके ऊपर चर्चा चल रही है। उस समय पे हिमाचल प्रदेश ने खुद से ऐसा एक अमेंडमेंट लाके फैसला करने की कोशिश करी है, तो ये काफी इसने डिबेट पैदा कर दिया है, स्टिर पैदा कर दिया है। With the central government's prohibition of child marriage amendment bill still under review। तो जो हमने बोला कि नेशनल लेवल पे चर्चा चल रही है, वो क्या चल रही है कि केंद्र का प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल जो है वो रिव्यू में है बाय पार्लियामेंट्री पैनल। उसके ऊपर अभी जांच पड़ताल, उसके ऊपर बारीकियों को जांचने का काम चल रहा है। तो HP का जिक्र किया, इसको पहले डिफाइन किया गया है हिमाचल प्रदेश स्टेटमेंट बी में। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि बी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है, उसके बाद में आएगा सी, क्योंकि यहाँ पे उसी नेशनल लेवल पे जो इसके ऊपर स्टिर चल रहा है, इशू चल रहा है, डिस्कशन चल रहा है, उसके बारे में बोला गया। और वो क्या है कि सेंटर का प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल जो है वो अभी रिव्यू में है। ठीक है, तो इसी बिल का जिक्र हमने बी में किया था, जहां पे हमने बोला कि नेशनल लेवल पे यहाँ पे कुछ स्टिर चल रहा है। Law raises questions about the implications of preempting the panel's finding। तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश का जो लॉ है वो सवाल उठाता है कि जो भी इस पैनल की फाइंडिंग है उनको क्या किया जाए, उनको यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया या नहीं किया गया, इसके ऊपर सवाल उठाता है। The panel tasked with examining the central bill that also raised the girl's age for marriage to 21 is deliberating on the matter। तो वो जो पैनल है जो कि क्या करता है, ये जो पैनल है इसका टास्क क्या है कि केंद्र का जो बिल है उसको एग्जामिन किया जाए और गर्ल्स की एज 21 करने के ऊपर जो भी कंसर्न्स हैं उनको देखा जाए। इज डिलिबरेटिंग ऑन द मैटर।
ये बारीकी से इस मैटर के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, तो कौन सा पैनल? पार्लियामेंट्री पैनल जो बनाया गया उसकी बात की गई, यानी कि सी के बाद में आएगा डी स्टेटमेंट और फिर आएगा ए स्टेटमेंट कि उनकी जो रिपोर्ट है उससे बहुत सारे कंसर्न्स जो हैं वो एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं कि एड्रेस करेंगी, जिनमें ये सारे पॉइंट शामिल हैं। तो एचपी का डिसीजन जो है इंडिपेंडेंटली लेने का फैसला काफी प्रोग्रेसिव भी है और काफी रिस्की भी है। ठीक है, तो बी सी डी ए। बी देखो, बी से दो स्टार्ट हो रहे हैं, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, तो ऑप्शन ए भी एलिमिनेट हो गया। बी डी सी ए इनकरेक्ट है, बी सी डी ए, ऑप्शन सी इज करेक्ट। He benevolently offered to drop me all the way home. Benevolently मतलब सद्भावना के रूप से, उसने फ्रेंडली वे में गुडविल से मुझे ऑफर किया कि वो मुझे घर तक ड्रॉप कर देगा। आफ्टर द ऑफिस पार्टी गॉट ओवर इन द वी आवर्स ऑफ द मॉर्निंग। वी आवर्स मतलब बहुत तड़के सुबह। तो क्यों, कब उसने ऑफर किया? जब हमारी ऑफिस पार्टी बहुत तड़के सुबह खत्म हुई, तो उसने मेरे को सद्भावना से ऑफर कर दिया कि चलो मैं तुम्हें घर तक ड्रॉप कर देता हूँ। तो अब बेनेवोलेंटली का एंटोनिम क्या हो जाएगा? एंटोनिम होएगा, फर्स्ट है ह्यूमेनली। ह्यूमेनली मतलब मानवीयता के रूप से, इंसानियत के रूप से, तो ये भी बेनेवोलेंट का सिनोनिम ही हो जाता है। अनकाइंडली, अनकाइंडली मतलब निर्दयता से, अनह्यूमेन तरीके से। ठीक है, तो ये क्या हो गया? एंटोनिम हो गया, उसका विपरीत हो गया, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। सेल्फलेसली, सेल्फलेसली मतलब निस्वार्थ भाव से, तो ये भी जो है बेनेवोलेंटली का सिनोनिम है। और टेंडरली, टेंडरली मतलब बड़ी कोमलता से, तो ये अलग वर्ड है। बाकी अनकाइंडली जो है इसका एंटोनिम बन जाता है। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। तो जो इसमें पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है हमें सेंटेंस को, टीनू रोट अ कॉन्ग्रेचुलेटरी लेटर। तो रोट क्या हो गया? हमारा वर्ब हो गया, टीनू हमारा सब्जेक्ट है, कॉन्ग्रेचुलेटरी लेटर जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। तो अ कॉन्ग्रेचुलेटरी लेटर जो है वो फर्स्ट आ जाएगा, यानी कि अ कॉन्ग्रेचुलेटरी लेटर। रोट जो है बता रहा है वो लिख चुकी है, पास्ट की घटना है, तो क्या होगा? वॉज रिटन, किसके द्वारा लिखा गया? बाय टीनू। ठीक है, सो अ कॉन्ग्रेचुलेटरी लेटर इज रिटन, अभी नहीं लिखा जा रहा, लिखा गया है। वॉज रिटन बाय तीनों, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, सॉरी। मिसस्पेल्ड वर्ड बताना है, लॉगरिदम। लॉगरिदम की स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है। लॉगरिदम क्या होता है? जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होती हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम्स में इस्तेमाल करते हैं या कोई चीजों में इस्तेमाल करते हैं, वो होता है लॉगरिदम। ठीक है, सेकेंड है लेजिटिमेट। लेजिटिमेट की स्पेलिंग इनकरेक्ट है। लेजिटिमेट का मतलब होता है एकदम वैध, एकदम कानूनी तरीके से, तो LEGITIMATE, लेजिटिमेट ही होते हैं इसके करेक्ट स्पेलिंग। लाइब्रेरी, लाइब्रेरी मतलब पुस्तकशाला। और लेक्सिकॉन, लेक्सिकॉन मतलब वोकैबुलरी, किसी भी भाषा की जो शब्दावली होती है, वोकैबुलरी होते हैं, उसको बोलते हैं लेक्सिकॉन। तो यहाँ पे ऑप्शन बी की स्पेलिंग जो है वो करेक्ट है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, सॉरी इनकरेक्ट है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। The new software offers a plethora of features to enhance the productivity. अब plethora मतलब क्या होता है? भंडारण, बहुत ज्यादा भरमार है, abundance में है, उसको बोलते हैं plethora। ठीक है, तो जब बोल रहे हैं a plethora of मतलब बहुत ज्यादा abundance में है कोई चीज, बहुत ज्यादा भरमार में है कोई चीज, तो जो नया सॉफ्टवेयर है उसके अंदर बहुत enhanced productivity features हैं। ठीक है, स्कैरसिटी, स्कैरसिटी मतलब किसी चीज की कमी, कॉन्सिक्वेंस परिणाम, abundance भरपूर मात्रा में, ऑप्शन सी इज करेक्ट। Do you have a fair copy of this document? The editor asked the reporter. अब यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट करना है, तो अब क्या होगा? एडिटर asked the reporter, क्या पूछा? Whether he had a fair copy of this document. फेयर कॉपी मतलब ओरिजिनल कॉपी, ओरिजिनल नहीं सॉरी एडिटेड कॉपी, फाइनल वर्जन, जो फाइनल ड्राफ्ट है, क्या वो है उसके पास में? तो द एडिटर आस्क्ड द रिपोर्टर वेदर डिड ही, वेदर के साथ में डिड नहीं आएगा, ठीक है, इनकरेक्ट है। द एडिटर आस्क्ड द रिपोर्टर वेदर हैड ही नहीं आएगा, वेदर क्या आएगा? वेदर ही हैड अ फेयर कॉपी। ठीक है, the editor asked the reporter whether he had a fair copy of that document, option C is correct. Shah called Saeed a hard nut to crack.
हार्ड नट टू क्रैक मतलब होता है जिससे कुछ इन्फॉर्मेशन निकालना, जिसको तोड़ना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, कोई व्यक्ति होता है कि कई बार हमने मूवीज में देखा है, इतना टॉर्चर किया फिर भी वो टूटता ही नहीं है, वो कुछ उगलता ही नहीं है वो, सो दैट मीन्स ही इज अ हार्ड नट टू क्रैक। या कोई व्यक्ति उसको इतना ब्राइब दिया, इतना टॉर्चर दिया, फिर भी वो कोई भी सीक्रेट उगलने को तैयार नहीं है, दैट मीन्स ही इज अ हार्ड नट टू क्रैक। तो शाह एंड कॉल्ड सईद, शाह ने शहीद को बोला कि ये तो बड़ा हार्ड नट टू क्रैक है, यानी कि बड़ा डिफिकल्ट पर्सन है टू डील विद, एंड डिस्क्राइब्ड हिम एज कूल बट इंटेलिजेंट। तो कहा कि वो कूल है लेकिन साथ ही साथ वो इंटेलिजेंट भी है। समवन विद गुड विल, तो अच्छी इच्छा वाला, अच्छी मंशा वाला व्यक्ति है, नहीं। मॉडरेट पर्सन है, नहीं। समवन हु इज डिफिकल्ट टू डील विद, ऑप्शन सी इज करेक्ट। एस्केलेट, एस्केलेट का मतलब होता है कोई, जैसे चाइना की ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, उसका बनाने का पर्पस क्या था कि लुटेरों के आक्रमण से देश को बचाया जा सके, क्योंकि पहले इतने ज्यादा इक्विपमेंट्स नहीं थे, प्लेन तो थे ही नहीं, ऐसे उनके पास अब कोई इतनी दूर से सेना आ रही है तो अपने साथ में इतनी सारी सीढ़ी वगैरह तो लेकर आ नहीं रही कि वो इतनी ग्रेट दीवार को, ऊंची दीवार को चढ़े। तो पहले जमाने के राजा महाराजों के जो किले होते थे वो चारों तरफ से चार दीवारी से, ऊंची ऊंची दीवारों से घिरे हुए होते थे। वो जो चार दीवारी थी, जो कि फोर्टिफिकेशन होता था किसी भी महल का, किसी भी गांव का, किसी भी शहर का, वो इसलिए किया जाता ताकि उनको मिलिट्री अटैक से बचाया जा सके या इन्वेडर से बचाया जा सके। तो उस चार दीवारी को बोला जाता था एस्केलेट करना, उस फोर्टिफिकेशन को, किलाबंदी को जो किया जाता था उसको बोलते हैं एस्केलेट। ठीक है, सेकेंड वर्ड है एसेंस। अब एसेंस के बेसिकली मतलब होता है जो उसका अर्थ है, सार है, मूल है। ठीक है, उसकी स्पेलिंग होते हैं ESSENCE, ये होते हैं एसेंस की स्पेलिंग, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो स्पेलिंग इनकरेक्ट है। असेंड, असेंड का मतलब होता है ऊपर चढ़ाई चढ़ना, किसी ऊंची पद की तरफ जाना या ऊपर की तरफ बढ़ना। एक्सेल, एक्सेल मतलब सांस का छोड़ना। ठीक है, सो ऑप्शन बी एसेंस की स्पेलिंग इनकरेक्ट है। वी हैव 4 सीजन्स, हमारे पास 4 मौसम होते हैं, बिकॉज द अर्थ डजंट सिट अप स्ट्रेट, क्योंकि अर्थ सीधी नहीं है। हमें पता है धरती जो है, जैसे ये मेरा सर्कल सॉरी गलत हो गया, वो थोड़ी सी झुकी हुई है। हमारे नॉर्थ पोल और साउथ पोल ऐसे नहीं है, ये NP और ये SP नहीं है, हमारे नॉर्थ पोल और साउथ पोल ऐसे हैं, NP और SP। ठीक है, थोड़ी सी टिल्टेड है, तो उसको क्या बोलते हैं, टिल्ट। इट्स डैश ऑन इट्स एक्सेस, इट इज टिल्टेड ऑन इट्स एक्सेस। ठीक है, एज इट ऑर्बिट्स द सन, जैसे जैसे वो सूरज के इर्द गिर्द चक्कर काटती है, द प्लैनेट स्लाइड स्लाउच, क्योंकि प्लैनेट एक तरफ झुका हुआ है थोड़ा सा, डैश मोर और लेस ऑफ द नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर टू द सन डिपेंडिंग ऑन द टाइम ऑफ ईयर। तो इससे क्या होता है कि किस हिस्से पे कितनी धूप पड़ेगी, कितनी छाया पड़ेगी, वो डिपेंड करता है। इसीलिए जो हमारा धरती का जो सदर्न हिस्सा है वो अधिकतम समय जो है बर्फ से जमा रहता है, उसमें बर्फ पिघलती नहीं है, अदर देन ग्लोबल वार्मिंग, वो बर्फ से जमा रहता है। लेकिन जो नॉर्दर्न हिस्सा है, जैसे ग्रीनलैंड वाले इलाके हैं, वहां पे 12 महीने सूरज ही रहता है, उजाला ही रहता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक्सपोज होता है सूरज को। स्लोप्ड, स्लोप्ड मतलब ढलान, तो ढलान तो होगा नहीं। टिल्टेड, झुका हुआ है, सो टिल्टेड एंड एक्सपोजेस इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी का हमें सिनोनिम बता रहा है। इसेंट्रिसिटी का मतलब होता है पेक्यूलियरिटी, कुछ मैनरिज्म, कुछ ऑड कुछ चीज। ठीक है, तो रेगुलरिटी, रेगुलरिटी मतलब कि बिल्कुल नियमित, तो नियमित तो नहीं है, पेक्यूलियरिटी है मतलब कुछ इरेगुलरिटी होगी। ठीक है, सेकेंड है डिसेप्शन, डिसेप्शन मतलब धोखा। जेपर्डी, जेपर्डी मतलब भी अगेन संकट, कुछ रिस्क, कुछ हैजार्ड। मैनरिज्म, मैनरिज्म के बहुत सारे मीनिंग होते हैं। एक तो आपका तरीका, जो आपका मैनर है बोलने का, बातचीत करने का, वो भी होता है। दूसरा पेक्यूलियरिटी, क्वर्क, ये सब भी क्या होते हैं, विचित्रता जो है, ये भी मैनरिज्म जो है इसी का मीनिंग होता है। तो यानी कि इसेंट्रिसिटी भी जो विचित्रता को दर्शाता है और मैनरिज्म भी विचित्रता को दर्शाता है। सो ऑप्शन डी इज द सिनोनिम फॉर इसेंट्रिसिटी। स्टॉप बीटिंग अराउंड द बुश, बीटिंग अराउंड द बुश का मतलब क्या होता है, गोल गोल बात करना, सीधे मुद्दे पर नहीं आ रहे, आप गोल गोल बात कर रहे हैं। आपको अपने फ्रेंड से पैसे चाहिए थे तो आप उससे डायरेक्टली नहीं मांग रहे कि अब मैं इससे कैसे मांगू, मुझे शर्मिंदगी हो रही है, तो आप घुमा फिरा के बोल रहे हैं कि यार मेरे पापा से पैसे मांगे थे, उन्होंने दिए नहीं, काश मेरा भी कोई ऐसा दोस्त होता तो मुझे दे देता। तो आपके फ्रेंड को लगता है अरे मैं नहीं तुम्हारा दोस्त, मैं देता हूँ ना पैसे तुम्हें अभी, तो आपने डायरेक्टली नहीं मांगे, घुमा फिरा के बोल दिया आपने, तो उसको भी लगा कि चल इसको पैसे की जरूरत है, मैं ही मदद करता हूँ। स्टॉप बीटिंग अराउंड द बुश एंड टेल मी व्हाट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ मी, और मुझे साफ साफ बताओ कि तुम मुझसे चाहते क्या हो।
तो अवॉइडिंग टू टॉक अबाउट द इशू बिल्कुल करेक्ट है कि आप डायरेक्ट मसले पे नहीं आना चाह रहे, डायरेक्ट मसले की बात नहीं करना चाह रहे। Addiction is a dash process that requires the addict's friends and family's assistance. तो addiction किस तरीके की प्रोसेस है, प्रक्रिया है, जिसमें जो एडिक्ट है, जो भी व्यक्ति नशा से जूझ रहा है, उसको अपने फ्रेंड्स, फैमिली सबकी मदद लगेगी एट वेरियस एडिक्शन लेवल्स, अलग अलग लेवल्स पे एडिक्शन के, सच एज मेंटली, फिजिकली, साइकोलॉजिकली एंड इमोशनली। ठीक है, इन सभी स्तरों पे उसको अलग अलग अपने दोस्त, रिश्तेदार, प्रियजन, परिवारजन, प्रेमिका, प्रेमी, हर किसी की सहायता लगेगी, डॉक्टर, साइकोलॉजिस्ट, किसी न किसी की सहायता लगेगी। फर्स्ट है एब्रीविएटेड। तो एब्रीविएटेड का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म किसी चीज की, एब्रीविएटेड फॉर्म, राइट, शॉर्ट फॉर्म। तो वो तो यहाँ पे फिट नहीं बैठ रहा। कर्टेल्ड, कर्टेल्ड मतलब कि किसी की क्षमता, उसकी क्वांटिटी को कम कर देना। प्रोट्रैक्टेड, प्रोट्रैक्टेड का मतलब होता है किसी को जटिल प्रक्रिया, लंबे समय तक चलने वाली। ठीक है, तो अब यहाँ पे एडिक्शन की प्रक्रिया की बात की जा रही है, उसके अलग अलग फेजेस की बात की जा रही है, तो यानी कि ये अलग बहुत लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रिया है। सो इसमें उसको परिवार के हर एक सदस्य की मदद लग सकती है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। कंडेंस्ड, कंडेंस्ड मतलब सिकुड़ जाना, किसी चीज को सिकुड़ देना, तो यहाँ पे सिकुड़ना करेक्ट नहीं है, प्रोट्रैक्टेड इज करेक्ट। कंट्रोल, कंट्रोल का हमें सिनोनिम चाहिए। तो कंट्रोल का मतलब क्या होता है, कुछ चीज आपके वश में होना, आपकी कमांड उसके ऊपर चलना, आपका नियंत्रण होना। फर्स्ट है परचेज, परचेज मतलब खरीदना। एम्ब्रेस मतलब गले लगाना, किसी चीज को एक्सेप्ट करना। फोल्ड, फोल्ड मतलब किसी चीज को मोड़ना। और ग्रिप, ग्रिप मतलब अपना होल्ड बनाना, अपना कंट्रोल रखना। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। इम्पेडिमेंट, इम्पेडिमेंट का मतलब होता है बाधा। तो बाधा का सिनोनिम क्या होएगा, फर्स्ट है बेनिफिट, बेनिफिट तो मतलब फायदा होता है, तो फायदा कैसे बाधा हो सकती है। एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट मतलब प्रयोग। ऑब्स्टिकल, ऑब्स्टिकल मतलब बाधा, कुछ रास्ते का रोड़ा। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। पेडेस्ट्रियन, पेडेस्ट्रियन मतलब जो राहगीर, पैदल यात्री होते हैं, उनको बोलते हैं पेडेस्ट्रियन। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। इंस्क्रिप्शन ऑन अ पर्सन ग्रेव, किसी भी व्यक्ति की जो टॉम स्टोन के ऊपर लिखा जाता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एपिटैफ। क्या बोलते हैं, एपिटैफ। ठीक है, फर्स्ट है प्रोलॉग, प्रोलॉग का मतलब होता है इंट्रोडक्शन का जो सेक्शन होता है किसी भी, चाहे कोई आर्टिकल है उससे पहले का इंट्रोडक्शन का जो पार्ट होता है, या कोई बुक है उसका शुरुआत का जो हिस्सा होता है वो होता है प्रोलॉग। एपिटैफ, एपिटैफ मतलब कि किसी व्यक्ति की ग्रेव के ऊपर जो लिखा गया है वो। एपिस्टल, पिस्टल का मतलब होता है पत्र। और मोनोग्राफ, मोनोग्राफ मतलब होता है एक स्पेशल, एक पर्टिकुलर, एक ही सब्जेक्ट के ऊपर पूरी बुक लिखी जाना, एक ही सब्जेक्ट के ऊपर इन डिटेल स्टडी जो होता है वो होता है मोनोग्राफ। तो यहाँ पे ऑप्शन बी एपिटैफ इज करेक्ट। दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।